यूनिट 4 करिकुलम डिज़ाइन मॉडल्स। पहला जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, वो करिकुलम जो पीछे पढ़कर आए हो यूनिट 3 में, डिसिप्लिन वाला, सब्जेक्ट्स वाला, लर्नर सेंटर्ड वाला, ठीक है, बिल्कुल वही है करिकुलम डिज़ाइन भी। मतलब कि किस आधार पर आप करिकुलम बना रहे हो, बच्चों को सेंटर पे रख के बना रहे हो। डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड जो आता है डिसिप्लिन करिकुलम के साथ आता है, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अनुशासन नहीं होता है यहाँ पे, ये अनुशासन टाइप हो गया है। इसको अनुशासन ना करके इसको आप विषय केंद्रित लिखना, ठीक है। ये टाइप भी मिस्टेक्स आप लोग ठीक कर लेना अपनी। तो इसमें अलग अलग करिकुलम्स के बारे में आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी डाल रखा है मैंने, डिसिप्लिन, लर्नर और प्रॉब्लम सेंटर्ड। ठीक, तो डिसिप्लिन सेंटर्ड जो हो गया वो सब्जेक्ट पे आधारित होता है, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो सारे डाले जाते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सबको लेकर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में बच्चे को प्रोफिशिएंट बनाया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, कि बच्चा जो है उसको इतनी मैथ्स आनी चाहिए कि वो बेसिक जो रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं वो कर सके, ठीक है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम मेकर, जो करिकुलम बना रहा है उसकी मेन जिम्मेदारी क्या है, कि इज टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट एक्सेप्टेड बाय द स्कूल एंड डिसाइड व्हाट विल कम अंडर ईच सब्जेक्ट मैटर। तो जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम जो सब्जेक्ट करिकुलम में डालेंगे वो स्कूल द्वारा स्वीकृत होने चाहिए, और उसके अंदर क्या मटेरियल रहेगा ये भी, ठीक है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, डिवाइड द सब्जेक्ट मैटर इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी सच एज हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। कि आप अगर क्लास 1 का बना रहे हो सब्जेक्ट मैटर, तो क्लास 1 में, जैसे क्लास नर्सरी है, क्लास नर्सरी में हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इंग्लिश और मैथ्स, हिंदी भी नहीं होता, ठीक है। केजी में भी केजी में आ जाता है हिंदी, ठीक है। इसके बाद क्लास 1 में हमारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस आ जाता है। क्लास सेकंड में बच्चा जाता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, जीके आ जाता है। क्लास थर्ड में बच्चा जाता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, जीके, कंप्यूटर, ड्राइंग। सब्जेक्ट मैटर इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम लेके जाते हैं। पहले हम इंग्लिश, मैथ्स सिखाते हैं बच्चे को, हिंदी भी नहीं सिखाते। अब आजकल के स्कूल्स में नर्सरी में हिंदी भी नहीं होता, प्रेप या फर्स्ट से स्टार्ट होता है उनका हिंदी, ठीक है। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है जो भी करिकुलम बना रहा है, कि वो किस तरीके से करिकुलम को प्लान करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, जो भी करिकुलम बनाने में इन्वॉल्व हैं जो भी लोग, ठीक है, उनको ये फाइंड आउट करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरीके के टेस्ट लिए जाएंगे, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे होगा, फॉर्मल टेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस, यानी कि जो कुछ भी हम उनका वो बना रहे हैं, सिलेबस बना रहे हैं, उस सिलेबस के अंदर जो है, आज फिर काम नहीं कर रहा, जो भी हम उनका सिलेबस बना रहे हैं उस सिलेबस के अंदर किस तरीके के टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस हमें डालने हैं, जिससे कि बच्चों को वो जो कुछ भी हम पढ़ाना चाहते हैं वो उनके हिसाब से हो, अनुरूप हो। करिकुलम प्लान करते टाइम प्लानिंग वर्क हैज टू बी कीप इन माइंड व्हाट इज द नेचर एंड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टडी एरिया मीन्स द कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट एरिया का मतलब क्या है, कि बच्चे को जो चीज़ें पढ़ानी है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाया जाए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए मैथ्स। मैथ्स में हम पहले बच्चे को नंबर सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लस सिखाते हैं, फिर माइनस सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई सिखाते हैं, फिर डिवाइड सिखाते हैं। इस तरीके से ऑपरेशंस पे जाते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन सिखाते हैं जिसमें हम बॉड मास सिखाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज और लॉजिकल वे में, कि पहले ये चीज़ सिखानी ज़रूरी है, फिर हम दूसरी चीज़ें उसको सिखाएंगे। ओके, द स्टडी एरिया कौन कौन से हैं, हिंदी, मैथ, साइंस एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन मेथड, वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू विच नॉलेज इज क्रिएटेड।
तो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, वो टीचर्स डिसाइड करते हैं किस मेथड से वो पढ़ाएंगे। रोल प्ले कराना चाहते हैं वो इंग्लिश हिंदी में, मैथ्स के अंदर वो कोई हैंड ऑन एक्टिविटी कराना चाहते हैं, साइंस में वो कोई एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हैं, एसएसटी में वो एक्सकर्शंस पर, ट्रिप्स पर लेकर जाना चाहते हैं बच्चों को, ये टीचर्स डिसाइड करते हैं। इट कैन बी यूज टू obtain validity in science, the method of experiment is adopted for the origin and validity of science। तो वही चीज़ अभी जो मैंने आपको बताई, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कितने आए हैं बच्चे? कम आए हैं आज क्लास में, क्यों कम आए हैं? फिर आ जाता है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड हम सब जानते हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जिसमें हम पूरा का पूरा करिकुलम जो है ये सोच के डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो बच्चा है हमें उसे केंद्र पे रखना है। ठीक है, बच्चे का पूरा सोच के कि इसको कैसा लगेगा, इसका इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, ये डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों के चारों प्रकार के डेवलपमेंट, हर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इसको प्लान करते टाइम, लर्नर सेंटर्ड को प्लान करते टाइम, इस डिज़ाइन में एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेक द स्टूडेंट लर्न सच नॉलेज थ्रू स्कूल एक्सपीरियंस विद एन इफेक्टिव सिटीजन यूजेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फुलफिल हिज इंटरेस्ट एंड नीड्स। इस तरीके का ज्ञान दिया जाता है कि वो एक प्रभावी नागरिक बने, समस्याओं को सुलझाने में रुचि ले। ठीक है, इसके अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उसकी नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, इन सब का ध्यान रखा जाता है। स्टूडेंट्स टू फेस द प्रेजेंट रादर देन द फ्यूचर, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि बच्चे अपने आज को फेस करें रादर देन tomorrow। This plan of the curriculum includes those issues which are related to the developmental stages of the student। तो यानी कि इसके पूरे PCSE चार जो विकास हैं, हाँ ये काम नहीं कर रहा है, चारों जो विकास हैं इस पे फोकस किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन। प्रॉब्लम मतलब कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये ऐसा करिकुलम है विद इन विच करिकुलम इज प्लान टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चिल्ड्रन। तो जो रोज़मर्रा की जीवन की जो परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे बच्चा कैसे डील करेगा, कैसे उनको सॉल्व करेगा, ये चीज़ें प्रॉब्लम सेंटर्ड में सिखाई जाती हैं। जैसे कि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स एसएसटी में भी आपने देखा होगा कि सोशल इश्यूज जो होते हैं उसके ऊपर आपकी राय पूछी जाती है कि आपको क्या लगता है, डू यू एग्री, डिस्कस, एक्सप्लोर, इस तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अलग अलग सिचुएशंस की हो सकती हैं। सोशल प्रॉब्लम, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, समाज से लेकर, अपने आप से लेकर, अपने फ्यूचर से लेकर, करियर से लेकर अलग अलग परेशानियों से डील करना बच्चे को सिखाया जाता है। Supporters of problem-centered planning believe that the learning experience of a person should be based on the culture and activities of the environment। वो जिस माहौल में पल रहा है, रह रहा है, उसके आधार पर उसके जैसी एक्टिविटीज़ आप उसको कराइए, क्योंकि उसी माहौल से उसको डील करना है। ठीक है, it creates awareness in the students। कहाँ गया मेरा स्टाइलस? हाँ, this creates awareness in the students about social issues, problem, develops the ability to solve them effectively। अब हम इंग्लिश में भी कराते हैं, जैसे सेफ वाटर हो गया, करप्शन हो गया, अलग अलग टॉपिक्स पे बच्चों से डिबेट, स्पीच, ऐसे राइटिंग करवाते हैं। हिंदी में भी होती हैं ये चीज़ें। एसएसटी में भी हम डिस्कस करवाते हैं हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल लाइफ को लेके। राइट, साइंस में हम हमारे सराउंडिंग के आसपास जो चीज़ें हैं उनको लेके, जैसे हम ये बोलते हैं बच्चों को कि एवरीथिंग अराउंड यू इज साइंस, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो साइंस है।
राइट। एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये साइंस है। आप बोल रहे हो तो आपके मुंह से जो एयर निकल रही है उसमें जो वाइब्रेशंस या वेवलेंथ बन रही है, साइंस है। तो हर जगह उसको क्या दिखाया जाता है कि प्रॉब्लम्स हर जगह है, ठीक है। इन पे काम कैसे करना है उसके बारे में अवेयर कराया जाता है बच्चे को, कि आपके चारों जो आपका माहौल है उसके हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ये इस चीज़ पे निर्धारित करते हैं कि बच्चा वो प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा। रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम एनी सोर्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। कोई भी समस्या ऐसी जो कि विषय वस्तु से संबंधित है उनको करिकुलम के अंदर डाला जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम्स पढ़े उन्हीं के बारे में आपने डालना है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जब हम करिकुलम बनाते हैं बेटा, तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, तो पहले आता है करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, पाठ्यक्रम का विकास क्या है। तो पाठ्यक्रम के विकास का अर्थ है एक सतत प्रक्रिया। हम सब जानते हैं करिकुलम जो है वो ऐसी चीज है जो पूरा साल, 2 साल, 3 साल चलती है। जैसे थर्ड टू फिफ्थ का करिकुलम सेट कर दिया है, तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ करिकुलम है आपका, अंदर घर के अंदर, घर के बाहर, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, एवरीथिंग इज करिकुलम। तो ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई ये हमें नहीं पता। शिक्षक से संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी उस क्षेत्र की उपलब्धियों के माध्यम से प्राप्त होती है जिसे शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है। टीचर्स जो हैं वो बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कहाँ से कर रहे हैं नहीं पता, अलग अलग मेथड्स हैं। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सोशियोमेट्री देख रहे हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अलग अलग तरीकों से बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। ये सब क्या है, करिकुलम डेवलप किया जा रहा है। इस करिकुलम डेवलप के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि उनका उद्देश्य सेट करना कि मेरे को ये कराने के बाद मेरे बच्चे को ये चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। बच्चा वो जो है क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे कि भाई ठीक है हमारे बच्चे के अंदर ये चीज़ें विकसित होनी चाहिए इस करिकुलम से। इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और व्हाट ऑब्जेक्टिव्स वी वांट टू अचीव थ्रू डेवलपमेंट। तो अगर मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं तो मैं किस दिशा में अपने बच्चों को लेके चलूँ कि वो इसको अचीव कर लें, ये भी सेट करना होता है। इन अदर वर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स आर यूज्ड एंड मेनी चेंजेस आर आल्सो मेड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। तो करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है बच्चे, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहने से क्या है कि अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये मेथड्स या ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो मैं वहाँ पे यू टर्न ले सकती हूँ, चेंजेस ला सकती हूँ, ठीक है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मैं अपने करिकुलम में बदलाव ला सकती हूँ, ठीक। तो हाँ, वही तो बता रही हूँ कि करिकुलम के अंदर क्या चीज़ें आती है। जब हम करिकुलम बनाते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जी, पहले आप बताओगे डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम होता क्या है, ठीक है। उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स डाल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मेरा बच्चा किस तरीके से मेरे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, मैं जो उसके अंदर इनकलकेट करना चाहती हूँ वो कैसे आएंगे। फिर ये बाकी की 3 चीज़ें आएंगी जो हमें चेक करनी है उसके अंदर, ठीक है। द करिकुलम डेवलपमेंट इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग सम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ही जो आपका कंपोनेंट आता है करिकुलम का वो है उद्देश्य। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हो तो पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि मैं वो काम क्यों कर रहा हूँ, राइट। आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पेट भरना। पेट भरेगा तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तभी दूसरे काम कर पाओगे। तो हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है और सबसे पहली चीज उद्देश्य आता है, ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए आपका पहला जो पॉइंट हो गया वो है ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद निर्देशात्मक प्रारूप, इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट।
ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चों के अंदर क्या चीज़ डालनी है। जैसे कि आपका बीएड का एक करिकुलम सेट है कि हमें बच्चों को एक तो ये डालना है कि वो बच्चों को ट्रीट कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ हमें हमारे बीएड के बच्चों के अंदर मेथड्स सिखाने हैं कि भाई ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनसे तुम पढ़ा सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें उन्हें करिकुलम और सिलेबस के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको बताने के। अब ऑब्जेक्टिव्स तो हमने सेट कर लिए, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? तो इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। मेरे पास तो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के टीचर हैं। कोई आप में से मैथ्स का टीचर बनना चाहता होगा, कोई एसएसटी का, कोई लेक्चरर बनना चाहता होगा, कोई पीजीटी लेवल पे, कोई टीजीटी लेवल पे। तो यहाँ पे हम आपको किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दें, हम प्राइमरी लेवल के बच्चों के हिसाब से पढ़ाएं या अपर प्राइमरी के हिसाब से पढ़ाएं। तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए वो एक नहीं होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, तो मेरे एग्जांपल्स में कभी प्राइमरी बच्चों का होता है, कभी क्या बोलते हैं अपर प्राइमरी का होता है, और कभी बड़े लोगों के भी उदाहरण होते हैं मेरे एग्जांपल्स में। ठीक है, तो अलग अलग एग्जांपल्स का मतलब क्या है कि मैंने आपके साथ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की स्ट्रैटेजी अपना रखी है। डिफ ये लिखा नहीं जाएगा इससे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। और आपने भी जिस भी क्लास में आप पढ़ाएंगे, हमेशा आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस यानी पढ़ाने का तरीका, ठीक है, यानी जब मैं क्लास के अंदर खड़ी होंगी तो मेरा जो माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मेरे 40-50 जो बच्चे मुझे सामने दिख रहे हैं वो सारे के सारे अलग हैं, वो सब सेम नहीं है। मैं जो 90% वाले से एक्सेप्ट कर रही हूँ वो मैं 60% वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति करोगे, कैसे उनके सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करोगे। तो विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड सिलेबस, ठीक है, सिलेबस हमारा एक डिज़ाइन हो जाता है भाई कि भाई मान लीजिए मैं मैथ्स की टीचर बनती हूँ तो मुझे एक बुक पकड़ा दी जाएगी, उसमें कंटेंट पकड़ा दिया जाएगा मुझको, और मेथड्स मैं अपनी तरफ से लेकर आऊँगी। अपॉर्चुनिटी सिचुएशंस आर क्रिएटेड विच द चाइल्ड कैन लर्न इन अ चाइल्ड लाइक मैनर, और फिर हम बच्चों को उस हिसाब से सिखाएंगे जिसमें हमारी चारों प्रकार के जो बच्चे हैं बेटा, वाक्ड चार तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, एक जो देख कर सीखते हैं, उनको हर चीज़ विजुअल्स दिखाने पड़ते हैं। एक जो सुन के सीखते हैं, ऑडियो ऑडियो वाले, काइनेस्थेटिक जो करके सीखते हैं जिनको हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराते हैं बेटा, और एक टेक्टाइल होते हैं जो टच करके सीखते हैं, स्पर्श करके किसी चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक बच्चे को ध्यान देना होगा, मेरे को फॉर्मेट बनाना होगा पूरा कि मेरे इंस्ट्रक्शंस कैसे जाएंगे। स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस हम कभी भी चूज नहीं करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज टीचिंग मेथड्स एंड सिलेबस एन अटेम्प्ट इज मेड टू अचीव द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचर। अब मैंने ये देख लिया कि मेरे इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होने चाहिए। मैं जो टीएलएम बना के लेके जा रही हूँ वो मेरे चारों बच्चों की पूर्ति करे, चारों बच्चों के काम आए। मेरा जो मेथड होगा पढ़ाने का उसमें मेरे चारों बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब उसमें विजुअल्स भी हो, ऑडियो भी हो, क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़ भी हो, ठीक है, एक्सपीरियंस भी हो, सारी चीज़ें हो। ये चीज़ों का ये होता है इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट। अब तीसरी चीज़ इवैल्यूएशन, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। ठीक है, हम पढ़ाए जाएं पढ़ाए जाएं पढ़ाए जाएं और यही ना देखें कि बच्चे को क्या आ रहा है। अब हमने आपको पूरा साल पढ़ाया, आपका एग्जाम हुआ, तो वो क्या किया, हमने इवैल्यूएशन किया कि भाई बीएड वाले बच्चों की ट्रेनिंग हुई, ये गए स्कूल्स में पढ़ाने भी गए, इन्होंने बुक्स भी पढ़ी, इन्होंने प्रैक्टिकल्स भी दिए अपने। अब इनका इवैल्यूएशन का टाइम है कि भाई कैसे करेंगे हम इनको इवैल्यूएट। टीचर ये बन रहे हैं, टीचर की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि दे आर एलिजिबल नाउ फॉर बीइंग अ टीचर। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, इवैल्यूएशन और टेस्टिंग। It is because of this step that it is known to what extent the use of teaching method and syllabus has proved useful। तो आपने जो 6 महीने बच्चे को पढ़ाया, वो आपके मेथड्स, आपका सिलेबस, आपका पढ़ाने का तरीका, वहाँ पे पता चलता है कि 6 महीने हमने ये सारी चीज़ें कराई हैं, ये कितनी यूज़फुल रही मेरे बच्चे के लिए, कितना उसने सीखा। ठीक है, फिर आ जाता है फीडबैक। फीडबैक बेटा 2 वे प्रोसेस होता है, टीचर का बच्चों को और बच्चों का टीचर को। ठीक है, फोर्थ और फाइनल स्टेप है फीडबैक। इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा कितने पानी में है और मैं खुद कितने पानी में हूँ।
ठीक है। तो इवैल्यूएशन से परिणाम आता है। इवैल्यूएशन के बाद हम बच्चों को फीडबैक देते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद डायरेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। मुझे पता चलता है कि मेरे मेथड्स में कहाँ कमी रही, कि मेरा बच्चा फेल हो गया। ठीक है, बच्चे को पता चलता है कि उसने क्या नहीं सीखा। टू वे होता है फीडबैक हमेशा। तो यहाँ पे फीडबैक के टाइम पे हम डायग्नोसिस और रेमेडियल वाली चीज़ें करते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि हमें कैसे अपने आप को और बच्चे को सुधारना है। ठीक, तो ये कंपोनेंट्स है करिकुलम में, कि करिकुलम में पहले उद्देश्य होगा, आप फिर किस तरीके से पढ़ाओगे, कैसे चेक करोगे कि कितना उसने सीखा, और फिर कैसे सुधार लाओगे उस चीज़ में। चार कंपोनेंट्स क्लियर है। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाना, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही लिख के समझाना, पॉइंटर्स में समझाना अच्छे से। ठीक है, इस क्लास में वो है, अच्छे कहाँ से दिखते हैं इसमें, आवरीन, दरख्शन, चार्ली, गंगा, झा, कौशल, नर्मदा, नवीन, निकिता, प्रतिभा, पुष्पांजलि, ऋतिका, शरण नहीं आई, आज भी नहीं आई है। यस मैम, ऑब्जेक्टिव सेशन इवैल्यूएशन फीडबैक। इतने क्या बोलूँ मैं बच्चों को। एक लड़की आई है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं वो यहाँ है या नहीं है। ऑफिस में आई थी, मैं सामने बैठी थी उसके, उसको पता नहीं था कि मैं ज़ेबा मैम हूँ। मैंने उसको पूछा क्लास करते हो बीएड की, तो कह रही है कि नहीं, कह रही है मैंने, कह रही मेरी री आई है मैम पिछले साल, और मैम जो है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करा रही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितनी क्लास हो गई, कह रही पता नहीं अभी। मैंने कहा सामने ही बैठी हूँ मैं तुम्हारे, समझ में आई बात कि आप ही ज़ेबा मैम हो। मैंने कहा हाँ मैं ही ज़ेबा मैम हूँ, 6 क्लास में 3 चैप्टर्स ओवर हुए हैं, ये जल्दी होता है। तो मेरे मुंह पे कह रही है वो। और मैंने पूछा री किस में आई है, जरा ये बताना। कॉमन सब्जेक्ट में, कह रही नहीं मैम, वो जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे उसमें। मैंने कहा वो तो पढ़ाती ही नहीं ज़ेबा मैम, तो उसके लिए क्यों तुम ज़ेबा मैम को बोल रहे हो। कौन यहाँ है वो, है वो लड़की यहाँ पे, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे उसका। चार ही चार ही शक्ल तो मैं उसकी भूलूंगी नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा, नहीं नहीं चार्ली नहीं है, उसका नाम एस से है, एस से है ऐसे वो। मतलब अरे मैं उसके सामने बैठ के, कोई मतलब ऑफिस में कोई भी आता है ना, तो आई विल लाइक बीएड के बच्चे हैं तो चलो बात कर लेती हूँ कि बेटा क्लास कर रहे हो, कैसी लग रही है, पूछना चाहिए, अपने बच्चे हैं ठीक है, पैसा दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। वो कह रही है कि नहीं मैम तो कुछ पढ़ाती नहीं, मैम तो जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करा देती है, और मेरी री भी आ गई। मैंने कहा अच्छा, मतलब कौन से सब्जेक्ट में री आई है, कह रही जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। मैंने कहा वो तो सेबा मैम को पढ़ाने ही नहीं होते, वो तो तुमको खुद पढ़ने होते हैं। कह रही अच्छा मैम। फिर कह रही कि अभी भी मैम बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करा रही है। मैंने कहा बेटा 6 क्लास में 3 चैप्टर कराए, ये जल्दी होता है। फिर मेरे बगल में एक मैम बैठी थी, वो कह रही यही तो जेबा मैम है। मैं तो कह रही यही जेबा मैम है। अभी कह रही सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत बढ़िया, तुम लोग ये ऑफिस में जा जाके बोला करो। मतलब सोचो अगर, नहीं, पिछले बैच के 2 लड़की आई हुई, कह रही कि हम फर्स्ट ईयर में उनकी री आई होगी। फर्स्ट ईयर में मैंने उनको पढ़ाया नहीं था, मैंने सेकंड ईयर से बैच उठाया था उनका। तो फर्स्ट ईयर में उनकी री आई, सेकंड ईयर में मैंने उनको पढ़ाया। सेकंड ईयर में जो बच्चे थे जिनकी फर्स्ट ईयर में री आई थी, तुम्हारे जो सीनियर थे, ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि जेबा मैम हमें फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ पढ़ा दो। तो मैं तुम्हारे साथ उनको लिंक देती थी, वो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ते थे जब उनकी री आई थी जिस सब्जेक्ट में। वो पास हो गए सारे। वो 2 लड़की आई हुई हैं, कह रही हैं कि हम सेकंड ईयर वाले में तो पास हो गए, फर्स्ट ईयर वाले में जिसमें री आई थी उसका री का एग्जाम देने के बाद भी हमारी री आ गई। मैंने नाम पूछे, मैंने कहा क्लास किया आपने कभी, कि हाँ हम तो क्लास करते थे। मैंने कहा इतना मैं बताऊंगी ना तुम्हें सच में, आज तक मैंने तुम्हें क्लास में नहीं देखा। मुश्किल से 8-9 बच्चे आते थे, क्योंकि पुरानी टीचर्स से वो थोड़ा परेशान थे, तो इसलिए वो आते नहीं थे बच्चे। उस वाले बैच के 8-9 बच्चे मुश्किल से आते थे कि ये वाली टीचर भी ऐसे ही होगी। तो जिन्होंने देखा पढ़ाते हुए वो आते थे, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं आते थे।
भाई साहब मेरे पे मतलब पूरा बिल फाड़ रहे हैं ऑफिस में बैठ के। मैंने कहा ये देखो, मैं ना हूं तो बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं, बंदा इंसान रात रात भर जाग के नोट्स बना रहा है इनके लिए, और ये मुंह से मेरे निकल जाती कुछ उसके सामने उस दिन। ये तो ये है कि मैंने देनी छोड़ दी है वरना मैं दे देती उस दिन उसको। हाँ, पता है, देखो ज्योति झा यूनिवर्सिटी का भी फैक्ट वो पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है। जैसे एमडीयू है ना, एमडीयू बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। ठीक है, आप सीआरएसयू पे जाओगे, डी क्रस्ट पे जाओगे, सीआरएसयू वाले थोड़ा कम स्ट्रिक्ट करते हैं, डी क्रस्ट वाले नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का भी फर्क पड़ता है। लेकिन आप ये तो मत बोलो ना कि टीचर नहीं पढ़ा रहा। गुरुग्राम का, गुरुग्राम में भी पास कर देते हैं, लेकिन गुरुग्राम का इतना आइडिया नहीं है मुझे। तो ये चीज है कि तो टीचर पे तो मत बिल फाड़ो ना, जो टीचर तुम्हारे नोट्स बना रहा है रात रात भर जाग के। मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है ना, पढ़ना तो तुम्हारा काम है। भाई मेरे मुंह पे बोल रही है, मैंने लो यार ये भी ऐसे भी नमूने हैं। हाँ, मैं पढ़ी थी ना, मैंने मैंने अपने टीचर को कभी तंग नहीं किया, कभी नहीं। कि भाई टीचर को क्या तंग करना है, उसका काम पढ़ाना है। और छोटे बच्चे थोड़ी है कि हम उसको बोलें कि एक एक चीज बताओ हमें। और मैं तो मतलब मेरे से पहले वाली जो थी, आप यकीन नहीं मानोगे, ना पीवाईक्यू ना नोट्स, सिर्फ बुक की फोटो मिलती थी, सिर्फ बुक की फोटो। और छुट्टियां इतनी, मैं तो ज्यादा छुट्टी भी नहीं लेती मेरे को अभी इतनी तबीयत, मेरा अभी पता है एक्सट्रीम पेन में हूँ मैं, एक्सट्रीम पेन, तुम यकीन नहीं मानोगे। एक्सट्रीम पेन जिसको कहते हैं ना, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पर मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ, और वो भी हंसते हुए पढ़ा रही हूँ कि इनका सिलेबस हो जाए। भाई ये सब मत किया करो, देखो ठीक है, मेरा भी घर चलता है, रोजी रोटी मैं अकेले ही अपने दम पे ही चलाती हूँ। तुम्हारे वहाँ ऑफिस में जा जाके कहने से ना मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं और मेरा बच्चा ही है, मुझे अपना घर चलाना होता है। मैम पेपर 2 का नोट सेंड किया आपने? नहीं बेटा, पेपर 2 स्टार्ट करूंगी तो पेपर 2 भेज दूंगी। द वन यू हैव सेंडेड इज इट ओपनिंग? पेपर 1 के भेजे हैं बच्चे, पेपर 1 नहीं खुल रहा। मैंने तो खोल रखा है स्क्रीन पे, दोबारा भेज दूंगी। ठीक है, याद मैसेज कर देना, पर्सनली डाल दूंगी स्टैट्स इन। चलो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, नाउ करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि ये जो हम बना रहे हैं करिकुलम, इसका फायदा क्या है, ये फीडबैक है इवैल्यूएशन डालने का फायदा फायदा क्या है। ठीक है, तो भाई अलग अलग पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। करिकुलम डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जब हमने ये कह दिया कि करिकुलम सब जगह है, घर में, गली में, दुकान पे एक दूध भी ले रहा है वो किसी से, ठीक है, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, हर जगह उसका करिकुलम है। तो यानी कि वो करिकुलम उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहा है। ऑल राउंड में हमारे चार, अब जैसे देखो ये पॉइंट आया है, ठीक है, तुम्हें ये पॉइंट याद है कि भाई ये है, तो इसको तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे, बड़ा कैसे करोगे? बड़ा हम इसको ऐसे करते हैं, जैसे हमने लिखा कि करिकुलम ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास के चारों जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर करिकुलम काम करता है। विकास के चारों क्षेत्र कौन कौन से हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। करिकुलम जो है बच्चे को शारीरिक रूप से मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है, उसके मसल्स पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद उसके संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम करेगा, जिसके अंदर वो उसकी भाषा के ऊपर विकास करेगा, उसकी थिंकिंग, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, ये सारी चीज़ों पे काम करेगा। फिर सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कराएगा, उसका समाजीकरण कराएगा, समाज में कैसे उठना बैठना है ये सब उसको सिखाएगा। ठीक है, फिर उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे भी वर्क करेगा कि वो कैसे अपने संवेग पे कंट्रोल करे, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ ज़्यादा रोना है, इन चीज़ों के ऊपर वो अपने काम करेगा। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिकता उसको सिखाएगा। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी लाइन को हमने कैसे 7-8 लाइन का आंसर बना दिया। इसको ऐसे एक्सप्लेन करना होता है, ऐसे अपने आंसर्स को आपको एक्सपैंड करना होता है कि एक वर्ड पकड़ो, उस वर्ड के अंदर घुस जाओ बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे करिकुलम डेवलपमेंट रिमूव्स द डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम। क्या हो सकते हैं करिकुलम के डिफेक्ट्स? भाई एक तो रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म, कि पहले क्या होता था, बस आया, पढ़ाया और गया। तो ये जो उदाहरण दे रही हूँ,
इनको डाल दो। ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया। कंजर्वेटिज्म बच्चों की सोच को सीमित रखना, इन द बॉक्स रखना। कौन सी सोच बोलते हैं उसको हम, कन्वर्जेंट थिंकिंग रखना बच्चों की। ठीक है, अभी सारी अब सारी सोच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिफेक्ट्स है हमारे करिकुलम के, इनको हटाना बहुत जरूरी होता है। ये हटाता है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट, जब हम अपने करिकुलम को समय समय पे उसका विकास करते हैं, उसमें बदलाव लेकर आते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, व्यवहारिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि करिकुलम के अंदर हम बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, हम बच्चे से चीजें करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो उसका असल जिंदगी है उससे जोड़ के करिकुलम को लेके चल रहे हैं, तो इसलिए वो व्यवहारिक है, बच्चे के बिहेवियर पे वर्क हो रहा है। ठीक है, करिकुलम एंड सिलेबस आर हार्मोनाइज्ड थ्रू द करिकुलम। करिकुलम अलग चीज है और तुम्हारा सिलेबस अलग चीज है। इन दोनों चीजों के बीच में एक पीस, एक हार्मनी बनाने का काम होता है जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं। कि हमारा जो सिलेबस है, जो 10 चैप्टर मैंने डाले हैं मैथ्स की बुक में, और पूरा का पूरा जो करिकुलम, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट मुझे बच्चे का करना है, वो उन 10 चैप्टरों से भी होना चाहिए। मुझे बच्चे की जो सोच है, माइक ऑफ कर लो इफ यू आर नॉट स्पीकिंग टू मी। ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं, तो करिकुलम जो है उसको हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में लेके जाना है, कि जब वो 10 चैप्टर मैं करा रही हूँ, तो उसमें मुझे हर तरीके के उदाहरण देने हैं, स्कूल, क्लास, गली मोहल्ला, घर परिवार, सबको इन्वॉल्व करके रखना है। ठीक है, व्हेन देयर आर डिफेक्ट्स इन द करिकुलम, टेक्स्ट बुक प्रूव्स टू बी इनकैपेबल ऑफ फुलिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारी किताब जो है, जिसके सहारे सबसे ज्यादा हम डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि नहीं रहना चाहिए, कम, सबसे कम वैल्यू बुक को देनी चाहिए हमेशा। टेक्स्ट बुक का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन, और कौन सा टॉपिक मैं पहले उठाऊं, बस। इससे ज्यादा टेक्स्ट बुक को वैल्यू मत दो। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट बुक के अंदर चीजें गलत हैं तो बच्चा गलत चीजें सीखेगा। इसलिए सिलेबस और करिकुलम में हार्मनी होना बहुत जरूरी है। करिकुलम डेवलपमेंट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। जब हमें करिकुलम बनाया जा रहा है तो मुझे ये भी सिखाया जा रहा है कि मैं किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब यहाँ मेथड्स के नाम डाल दो, दो चार। लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, डिबेट मेथड हो गया, क्विज मेथड हो गया तुम्हारा। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, क्या बोलते हैं, मारिया मोंटेसरी मेथड, डेल्टन मेथड, बहुत सारे मेथड है, 4 5 जो नाम आ जाए वो सारे डाल दो। ठीक। करिकुलम असेसमेंट इज पॉसिबल थ्रू साइकिल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम में आकलन कैसे करोगे कि मेरा जो करिकुलम है वो वर्किंग है, एफिशिएंट है, बच्चों के लिए बेनिफिशियरी है, मतलब बेनिफिशियल है वो करिकुलम, ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने करिकुलम में विकास करते रहोगे। एक करिकुलम जो मैंने 1990 में बनाया और उसी को मैं 2025 तक चलाती आ रही हूँ, तो क्या मेरा करिकुलम सही माना जाएगा? नहीं, डिफेक्टिव हो जाएगा ये करिकुलम। ठीक है, इसमें आकलन जब तक नहीं होगा, जब तक मैं ये नहीं देखूंगी कि ये करिकुलम जो 1990 वाले बच्चों के लिए फायदेमंद था, क्या 2005 वाले बच्चों के लिए हो रहा है, क्या 2010 वाले बच्चों के लिए हो रहा है, क्या 2025 वाले बच्चों के लिए हो रहा है। तो विकास करते रहना। विकास क्या होता है आपका? स्पाइरल, इस तरीके से। अबे चल जा, इस तरीके से। अबे जैसे स्प्रिंग होता है ना, वैसे समझ लो, ऐसे ऐसे विकास होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज विकास करना बहुत जरूरी होता है उन डिफेक्ट्स को हटाने के लिए। ठीक, अब मान लो कि हमारी जेनजी जनरेशन है। जेनजी जनरेशन को अगर हम वैसे पढ़ाएं जैसे हम कभी पढ़े थे 2000 में, तो वो तरीका उनको नहीं पल्ले पड़ेगा, वो नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। तो करिकुलम का विकास बहुत जरूरी होता है। अब आप देखो कि उनकी जो बुक्स हैं वो चेंज हो रही हैं, उनकी बुक्स में टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं। 9th क्लास की बुक है, कौन सी बुक में है जिसमें रिलेशनशिप्स के बारे में डाला गया है? सुना है आपने? आप लोगों ने सुना है ये चीज? डीयू नहीं, स्कूल की किसी बुक में डाला है, किसी क्लास की बुक में। स्कूल की कोई क्लास है जिसमें रिलेशनशिप के ऊपर चैप्टर डाला गया है, और 11 12 में साइकोलॉजी डाल दी गई है। अब हमारे टाइम पे नहीं होती थी, अब उनको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। बता, हमारे टाइम पे तो कोई समझता ही नहीं था हमारी क्या सोच है, हमारा दिमाग, किसी को कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, तो ये विकास बहुत जरूरी होता है। चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स हैव टू बी मेड इन द करिकुलम एज पर डिमांड।
और डिमांड कहाँ से आती है बेटा, जब इरा चेंज होता है। ठीक है, जैसे एक इरा चेंज हुआ, मिलेनियल्स के बाद जेंसी का इरा आया, जेंसी के बाद जनरेशन अल्फा का इरा आएगा, जनरेशन अल्फा जेंसी से भी 4 गुना आगे है। ठीक है, बट जनरेशन अल्फा इज फार बेटर देन जेंसी, बहुत बेटर है। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई डेवलपमेंट का, कि एक तो इसके दोष दूर करो, जो भी इसमें डिफेक्ट्स हैं उनको हटाओ, ट्राई टू रिमूव दोज डिफेक्ट्स बाय गिविंग देयर इंपॉर्टेंट सजेशन। क्यों निकाल रही हूँ मैं इस करिकुलम से इस हिस्से को, इसका मेरे पास एक वो होना चाहिए, क्या बोलेंगे उसको, एविडेंस होना चाहिए, एक सुझाव होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, वजह होनी चाहिए। ठीक है, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ सिलेबस टू रेज द लेवल ऑफ एजुकेशन। अब बच्चों का जो सिलेबस है, आप देखो जैसे हमारे टाइम पे 10th की जो बुक हुआ करती थी उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता था। फिर 10th के बुक से, साइंस की बुक से सिलेबस बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई, जैसे कॉकरोच वाला हटा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से हटी हैं। अभी फिर हटी हैं, अभी एनसीईआरटी चेंज हुई है, तो एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज हो गया है टू रेज द लेवल ऑफ एजुकेशन, कि किस तरीके से हम शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊपर लेकर जाएं, एडवांस करें, जो आज के बच्चों के लिए बेहतर होगा। ठीक, करिकुलम डेवलपमेंट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। ऑफ कोर्स हमारा जो करिकुलम है वो हमेशा इस दिशा में विकसित करना है कि हमारे बच्चे जो है वो डेमोक्रेटिक सिटीजन बने, देश के लिए कुछ करें, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारें, ये सारे पॉइंट्स डालो आप। ठीक है, समाज और देश के लिए सुधार लेकर आए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो उनका। करिकुलम डेवलपमेंट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द करिकुलम। जब हम करिकुलम में विकास करते रहते हैं, ठीक है, चीज़ों को ठीक करते रहते हैं, तो जितने भी यूजलेस चीज़ें हैं जो बच्चों के काम नहीं आनी उनको हम रिमूव करते रहते हैं, जिससे कि एक बर्डन कम होता है। ठीक, अब जैसे कि मेरे क्लास थर्ड में मेरा बच्चा है, इसकी बुक में एआई पढ़ाया जा रहा है इसको, तो एआई की नीड है अभी इस टाइम पे, एआई की वैल्यू चल रही है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस चल रही है, तो वो डाल दी गई है। राइट, तो इस तरीके से क्या हमें समय के साथ डालना है और क्या चीज़ हमें हटा देनी है जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, इन चीज़ों से बच्चों का बर्डन कम होता है। ठीक है, आप पुरानी चीज़ें भी पढ़ा रहे हो, नई चीज़ें भी पढ़ा रहे हो, बच्चा तो पागल हो जाएगा ना इस चीज़ में। It is possible to include the views and experiences of teacher in the curriculum through curriculum development। बहुत जरूरी होता है बेटा मैंने बुक नहीं खोल रखी आज, आज मैंने बुक नहीं खोल रखी। ठीक है, तो एक ये चीज बहुत जरूरी है। देखो करिकुलम जो होता है ना, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है कि करिकुलम अक्सर वो लोग डिजाइन करते हैं जिनको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि करिकुलम वो लोग डिजाइन कर रहे हैं जिन्हें टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो टीचर्स को रखना, टीचर्स को इन्वॉल्व करना करिकुलम डिजाइन और करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टीचर बता सकता है कि मैं किस तरीके से अपने बच्चों को एक नई दिशा की ओर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा पाठ्यक्रम परिवर्तन। ये क्वेश्चन बहुत आया है बेटा आपके पीवाईक्यूज में, करिकुलम चेंज बहुत ही आया है ये। ठीक है, इसके पीवाईक्यूज कहाँ पड़े हुए हैं, कर बुक के पीछे नहीं है ना आपके पीवाईक्यूज? आपकी आपकी बुक के पीछे पीवाईक्यूज दिए हैं? नहीं है ना, कोई नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, करिकुलम परिवर्तन? The word curriculum is not meaningful in itself. The word development is always associated with curriculum, and this is what keeps its significance intact. Curriculum development can be understood as a direct or a process whose need is always felt. This change is done according to the needs of the society and the nation. तो करिकुलम डेवलपमेंट ही बेसिकली करिकुलम चेंज होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ करिकुलम, तो ये बात अधूरी है, मीनिंगलेस है, क्योंकि करिकुलम में तो सब कुछ आ जाता है। लेकिन करिकुलम चेंज अगर या करिकुलम डेवलपमेंट में कहती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं समय के साथ अपने करिकुलम में परिवर्तन लाती रहती हूँ।
ठीक है। जैसे एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में हम कैसे चेंजेस ला रहे हैं। जब हमने खोला था तो वो 4 कमरों का इंस्टीट्यूट था, क्योंकि हमारे पास 4 एम्प्लॉय थे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम ग्रो करते गए तो हमने एक ऑफिस बनाया, एक सीईओ का कैबिन ऑफिस हुआ। ठीक है, एक डायरेक्टर का ऑफिस हुआ, हमारे एम्प्लॉयज के अलग अलग कैबिन्स हुए, हमने लिफ्ट भी लगाई, ये भी लगाया, बिल्डिंग को बड़ा किया। तो ये चेंजेस जो हम लेकर आ रहे हैं अपनी संस्था में धीरे धीरे, जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही करिकुलम चेंज, उसको बोलते हैं करिकुलम चेंज, कि भाई जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं तो पाठ्यक्रम के अंदर जो बदलाव हम कर रहे हैं वो होते हैं करिकुलम चेंजेस। ठीक, क्यों जरूरत है इन चेंजेस की? बहुत ज़रूरत है भाई। डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक चेंज इज ब्रॉट इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एन अटेम्प्ट इज मेड थ्रू टेस्टिंग टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द डिजायर्ड चेंज हैज टेकन प्लेस। अब हम थे, ठीक है, हमारे टीचर्स अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो ले झापड़, सीधे पड़ जाता था। ठीक है, या हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, या 100 उठक बैठक ला भाई, 100 उठक बैठक में ऐसी की तैसी हो जाती थी, अगले दिन जो क्रैम्प्स पड़ते थे। आज के बच्चों को लगवा सकते हो आप 100 उठक बैठक? एक बच्चा अभी न्यूज में ही आया था, रील में मैंने सुना था कि उसको 100 उठक बैठक लगवाए, वो बच्चे को पैरों में प्रॉब्लम हो गई बहुत तगड़ी, शायद मर गया वो बच्चा 100 उठक बैठक से। और हमारे हर दूसरे दिन लगते थे। पूरा पूरा पीरियड हाथ ऊपर करके खड़े रहो, ग्राउंड के राउंड्स मारो, चक्कर काट के आओ ग्राउंड के 4, चाहे तुम बेहोश हो जाओ, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चीजें चेंज इसलिए होती हैं बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। अब हमारे जो बच्चे हैं, हम इनको नहीं बोल सकते जाके ग्राउंड के 4 चक्कर लगा के आ, तू कॉपी नहीं लाया तो टीचर वहां पे शांति से क्लास में उसकी डायरी में नोट लिख देगा, या पेरेंट्स को मैसेज कर देगा और बच्चे को बिठा देगा, पनिशमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो करिकुलम चेंज डिजायर्ड चेंजेस के लिए होता है। आज का जो बच्चा है वो उतना नहीं ले सकता जितना हम ले पा रहे थे। राइट, फॉर ऑब्टेनिंग रिफाइंड नॉलेज, यानी कि रिफाइंड यानी जैसे आप रिफाइंड ऑयल होता है ना, वो रिफाइंड ऑयल कैसा होता है? सरसों का तेल छना हुआ, पका हुआ छना हुआ तेल, ऐसे ही होता है। मतलब रिफाइंड यानी जिसमें से कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो, इम्प्योरिटीज निकाल दी सारी। तो ऐसा ज्ञान देना बेटा जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो, बिल्कुल रिफाइंड, जो उसके लिए सही हो। बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, वापस से वही बात आ गई जो उसमें पढ़ा था अभी तुमने, करिकुलम डेवलपमेंट में पीसीएससी करना है हमें इस बच्चे का। फॉर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज, बच्चे की क्षमताओं के हिसाब से विकास करना है। मेरा एक बच्चा अगर ड्राइंग में बहुत अच्छा है तो मैं उसके 4 सब्जेक्ट पे फोकस ना करके उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट पे फोकस करूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम, आज का समय, वर्तमान समय में उसको किस चीज की जरूरत है ये देखना, फ्यूचर के लिए तैयार तैयार करना, सोसाइटी की ज़रूरतों को वो कैसे पूरा करेगा इस हिसाब से उसको डेवलप करना, बिल्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज उसको देना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसका सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है बेटा, बच्चे को ये समझना कि मैं कौन हूँ, खुद के बारे में जानना। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना, एजुकेशन टू ब्रिंग क्वालिटी इन, क्वालिटी एजुकेशन देना, इसलिए करिकुलम में परिवर्तन लाए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, किन कारणों की वजह से, कौन से वो कारक हैं जिनसे करिकुलम चेंज होता है? सोशियोलॉजिकल, पहला, अरे यार रुक जा, सोशियोलॉजिकल यानी कि समाज शास्त्रीय, जो हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, उसको भी करिकुलम डिजाइन के अंदर डाला जाता है जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं। तो कल्चरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी शुड हैव अ प्लेस इन करिकुलम। अब जो ये हम इवेंट्स कराते हैं स्कूल में, अब जैसे दशहरा आ रहा है तो बच्चों से दशहरे की ड्राइंग बनवाई जाएगी, क्या बोलते हैं आपका, कॉम्पिटिशन्स होंगे, फंक्शन होगा स्कूल में, बच्चे जो हैं वो राम सीता बनकर आएंगे, है ना, रामायण प्ले करी जाएगी। ये इवेंट्स जो कराए जाते हैं ये क्या है? कल्चरल वैल्यूज डालना बच्चों के अंदर, कि बच्चों को हर धर्म की रिस्पेक्ट हो, बच्चा हर धर्म के बारे में जानकारी हासिल करे। चेंजेस शुड बी अकॉर्डिंग टू सोशल प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, समाज की क्या परेशानियां और क्या नीड्स हैं, इसके हिसाब से हम परिवर्तन लाते हैं। अब पॉक्सो जो एक्ट है आपका, पॉक्सो बोलते हैं, पॉस्को बोलते हैं, पॉक्सो बोलते हैं ना,
जो एक्ट है वो लगा दिया गया। क्यों? समाज की ज़रूरत के हिसाब से लगाया गया। बच्चों का शोषण होने लगा था, टीचर्स जो है वो अपनी खुंदस, घर की खुंदस बच्चों पे निकालने लग गए थे, ठीक है, बच्चों के साथ गलत करने लग गए थे। इस वजह से समाज की परेशानियों को देखते हुए बदलाव लाए गए। अब टीचर हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक। करिकुलम चेंज शुड इंक्लूड एजुकेशनल प्लान्स फॉर पार्टिसिपेशन इन सोशल वर्क। सामाजिक कार्यों में बच्चों की हिस्सेदारी। आपने देखा होगा, अब जैसे दिवाली आती है, पता नहीं क्यों कराते हैं लेकिन कराते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे, हमसे भी करवाया गया था, रैली निकलवाते हैं बच्चों की पूरा रोड पे, है ना, जिसपे से नो टू क्रैकर्स लिखा होता है, पीसफुल दिवाली मनाइए, दिए जलाइए और पटाखे मत जलाइए। इस तरीके से वो पूरा निकलवाते हैं स्कूल वाले रैली। इंडिपेंडेंस डे है तो उस पर रैली निकलवा रहे हैं, राइट। वन महोत्सव आता है तो वन महोत्सव पे रैली निकलवा के बच्चों से पौधे लगवाते हैं, नुक्कड़ नाटक करवाते हैं। ये सारी चीजें क्या है कि समाज में पार्टिसिपेशन बच्चों का डाला जा रहा है, भागीदारी डाली जा रही है करिकुलम में। स्कूल करिकुलम शुड बी सच दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे की मानसिक स्तर के हिसाब से होना चाहिए। थ्रू करिकुलम चेंज प्लेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर लाइवलीहुड एंड सोशल सर्विसेज इन द करिकुलम। बच्चा कल को अपनी आजीविका कैसे कमाएगा, ये चीजें हमें डालनी है। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर वर्क। कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्तव्य पूरे करें, ये चीज हमें बच्चों के अंदर डालनी होती है, ठीक। सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। Sociology also has full influence on the curriculum. The subjects included in the curriculum are also based on sociological principles. कौन कौन से आ जाते हैं बेटा सोशियोलॉजी से रिलेटेड? हमारे हेल्थ एजुकेशन, बच्चों को उनकी स्वास्थ्य के बारे में अवेयर कराना। भाषा, फिजिकल ट्रेनिंग जो आपका वो होता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, म्यूजिक, आर्ट, एलिमेंट्री नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल आर्ट, जियोलॉजी, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लाइवलीहुड, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड नेशनल आइडियोलॉजीज और करिकुलम चेंज। रुकना एक मिनट। सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, चलो। सामाजिक और राष्ट्रीय विचारधाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है? हाउ मच सोशल एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी चेंजेस आल्सो इंस्पायर करिकुलम चेंजेस। सोशल चेंजेस एंड करिकुलम चेंजेस आर रिलेटिव टू ईच अदर। अब जैसे देखो, पहले ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी स्कूल्स में, लेकिन अब जो है बच्चों को बैड टच, गुड टच, छोटी क्लासेस में ही बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है, बैड टच और गुड टच के बारे में, ठीक है। गर्ल्स जो होती हैं, 6th क्लास की जो गर्ल्स होती हैं, इनको वीडियोस दिखाए जाते हैं ऑडी में ले जाके, मेंसेस के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर इनके, ठीक है। सेक्स एजुकेशन जो होती है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो देना शुरू कर देते हैं स्कूल्स के अंदर। इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। पहले क्लास 10th के अंदर रिप्रोडक्शन का चैप्टर भी पढ़ाते थे तो टीचर पहले ये बोल देती थी कि जो हंसेगा उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर हंसा तो उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। मतलब एक डर बिठा के दिया जाता था कि सेक्स एजुकेशन जो है वो हमें उसको छुपाना है, ठीक है। गर्ल्स की प्रॉब्लम है, बॉयज की प्रॉब्लम है। बच्चा 12 साल का हो रहा है, उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो बच्चा बेचारा परेशान है, यार मेरी आवाज क्यों मोटी हो रही है, मेरे बाल क्यों आ रहे हैं, मैं भारी क्यों हो रहा हूँ, मेरे अंदर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डिस्कस ही नहीं करते उसके साथ। स्कूल के अंदर भी वो माइंडसेट बना दिया कि हंसना नहीं है, रिप्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो घर के अंदर भी कोई बात नहीं करता। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है कि इनके ऊपर अब वर्क किया जा रहा है। ये समाज से ही रिलेटेड चीजें हैं, इनके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो ये अब स्कूल्स में डाली जा रही है, ये चीजें ऐड की जा रही हैं। तो ये करिकुलम चेंज हुआ है, हमारे समाज जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन लाया गया। जब समाज में भी परिवर्तन आया, जब लोग पढ़ने लगे, लोगों को समझ आने लगा कि भाई ये चीजें पढ़ानी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें तो सबके साथ है। जो सबके साथ है उसमें छुपाने वाली क्या चीज है, वो चीज पढ़ाओ ना, घर में बच्चों को वो चीजें बताओ। उनकी इन्फॉर्मेशन जो बच्चा बाहर वीडियो से या अपने दोस्तों से सीख रहा है वो आप घर में उसको बता दो, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें अब चीजें आ रही हैं, इसीलिए समाज में परिवर्तन जो होते हैं और करिकुलम में जो परिवर्तन होते हैं आपस में संबंधित होते हैं। इन द वैदिक पीरियड करिकुलम ऑफ एजुकेशन वाज फुल ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स। जैसे अब यहाँ पे दे रखा है कि वेदों का काल था तो वहां पे मोरालिटी पूरा चलता था, अध्यात्म पूरा चलता था, ईश्वर से रिलेटेड। मुस्लिम पीरियड आया तो इन्होंने अपना अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस फैलाया, क्योंकि वो इनके काल के हिसाब से था। एजुकेशन ऑफ पैल्मिस्ट्री आया, जो बेटा हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं, ठीक है, वो आया। प्रोफेशनल एजुकेशन आई, एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस, मिलिट्री एजुकेशन, ये सारा देने लग गए मुस्लिम पीरियड के टाइम पे। वर टॉट प्रोमिनेंटली। ब्रिटिश पीरियड आया तो व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड द एंटायर कंट्री, तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो खुल गई, ठीक है, इन्होंने अपना करिकुलम बनाया। और जब आजाद हुआ हमारा
हमारा देश, तो अलग अलग कमिटीज बनी करिकुलम बनाने के लिए कि हमारे देश के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए। तो जिस टाइम पे जैसे लोग रहे हमारे देश में, जैसा समाज रहा, वैसा ही करिकुलम रहा। ठीक। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी बार चेंज हुआ है हमारा करिकुलम। इफेक्ट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड चेंजेस ऑन करिकुलम चेंज। जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं यानी बेटा जहां से आपका सामाजिककरण होता है, जैसे परिवार हो गया, आपका पहला सामाजिकरण कहाँ से होता है? हमारे परिवार से। ठीक है। तो फैमिली क्या है? सोशलाइजेशन का आधार। फैमिली परफॉर्म्स एजुकेशनल टास्क जैसे कि लव, सेक्रीफाइस, कॉपरेशन, सिंपैथी, टॉलरेंस, चैरिटी, ओबीडियंस, डिसिप्लिन टुवर्ड्स द चाइल्ड। परिवार से पहले हमारा सबसे पहली चीजें शुरू होती हैं, समाजीकरण शुरू होता है। तो परिवार कैसा है ये बहुत मायने रखता है, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। कम्युनिटी, दूसरा समुदाय आ जाता है हमारा। ठीक है। समुदाय कभी भी धर्म से मत जोड़ना, समुदाय को हमेशा एरिया से जोड़ना, क्षेत्र से, यानी आपकी लोकेलिटी। मैन एक सोशल एनिमल है। ही हैज लर्न फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज इज पॉसिबल ओनली थ्रू कम्युनिटी लाइफ। तो हम सब ये जानते हैं कि अकेले रह के जीवन नहीं कटता, हम एक समुदाय में रहते हैं, एक क्या बोलते हैं, लोकेलिटी के अंदर रहते हैं जिसमें हम मिल के रहते हैं। राइट। हमारे पड़ोसी हैं, वहाँ पे दुकानें हैं, प्रोविजनल स्टोर्स भी हैं, कैफे भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और वहाँ पे हम किसी को ये नहीं कह सकते तू यहाँ से निकल जा, तू वहाँ से निकल जा, या तू यहाँ नहीं रहेगा, ये तेरी गली नहीं है, या ये तेरा चबूतरा नहीं है। सब मिल के रहते हैं, ये चीज इंसान ने समझी है। राइट। रीजन फॉर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन यानी कि आप कैसे आधुनिकीकरण लेकर आते हो। एजुकेशन के जरिए से मॉडर्नाइजेशन आता है। अब पहले कितनी सारी प्रथाएं थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, आज के टाइम पे अगर हम उनको सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। राइट। लेकिन शिक्षा आई, शिक्षा के जरिए से लोगों ने पढ़ाई करी, उनको पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारी किताबों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो वो चीजें चेंज हुई, वो चीज चेंज हुई तो समाज में चेंज आया, इंस्पिरेशंस बढ़े, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट आया, इंडस्ट्रीज डाली गई, लोगों का काम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। चेंजिंग सोशल एंड मॉरल सिस्टम आर नेसेसरी एंड ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो शिक्षा ही जो है वो आधुनिकता को बढ़ाती है सबसे ज्यादा। मॉडर्नाइजेशन कीपिंग इन माइंड एजुकेशन शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। तो जब हम आधुनिकता को बढ़ाते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि करिकुलम के अंदर डाइवर्स और लाइफ यूजफुल नॉलेज होनी चाहिए, हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि ये बच्चा जो है ये इस क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र से सीमित ही उसको ज्ञान दे, नहीं, हर तरफ का ज्ञान दो। नॉलेज शुड बी ट्रांसमिटेड इन सच अ वे थ्रू करिकुलम चेंज दैट इट कैन इन्फ्लुएंस एवरीवन एंड डेवलप एवरीवन। जैसे हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो हम उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। राइट। हम उसको सिविल वॉर भी पढ़ा रहे हैं। राइट। हम उसको हिरोशिमा नागासाकी के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, इंडिया के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। तो चीजें ज्ञान हर तरफ का देना चाहिए जिससे बच्चा जो है हर चीज से इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो, कौन सी चीज उसको कहाँ भाजे। कल्चरल डिले शुड बी एलिमिनेटेड थ्रू करिकुलम। सांस्कृतिक विलंब को समाप्त करो। करिकुलम शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे दैट द स्टोर ऑफ नॉलेज इंक्रीजेस। बच्चे का भंडार बढ़ाओ, घटाना नहीं है। ठीक है। डेमोक्रेसी एंड करिकुलम चेंज। तो हमें हमारे बच्चों को डेमोक्रेटिक सिटीजन में तैयार करना है, ऐसा सिटीजन जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे, जो ये समझे कि मैं भी एक इंसान हूँ, सामने वाला भी एक इंसान है। ठीक है। सारे मेरे इस देश के नागरिक हैं, इन चीज़ों को समझना, डेमोक्रेसी लाना करिकुलम में बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहली डेमोक्रेसी क्लास से स्टार्ट होती है, जब टीचर जो है हर बच्चे को समान समझता है, फेवरेटिज्म नहीं करता है, ये सारी चीज़ें। कितना बड़ा चैप्टर है ये, अच्छे दस है, खत्म करो, थक गई मैं। फिलोसफिकल एलिमेंट्स, फिलोसफिकल एलिमेंट्स बेटा जो मैंने आपको फिलोसफीज पढ़ाई थी वही सारे हैं इसके अंदर। ठीक है। ये देखो, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, बिहेवियरिज्म, और ये तुम्हारा एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, वही सारे हैं ये। इसमें सारी फिलोसफीज के बारे में डाल देना। करिकुलम बनता है
आइडियोलॉजीज के हिसाब से चेंज होता है। जैसे वैदिक पीरियड में आइडियलिस्टिक फिलोसफी आइडियोलॉजी वॉज प्रिवेलेंट। सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, एथिक्स, फाइन आर्ट्स, इनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। आज के टाइम पे प्रेगमेटिस्ट आइडियोलॉजी ज़्यादा मान्यता है उसकी, यानी कि जो चीज़ यूजफुल है वही सिखाओ, इस चीज़ को ज़्यादा मान्यता दी जाती है आज के टाइम पे। यूजफुल और लाइफ लाइफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। करंट करिकुलम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी ये इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इनको महत्व दिया जाता है। फिलोसफिकल आइडियाज एंड देयर एलिमेंट्स, आइडियलिज्म एंड करिकुलम चेंज, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम परिवर्तन। तो आदर्शवाद में आपने यही बताना है कि पाठ्यक्रम को अगर हमें परिवर्तन लाना है तो मानवीय विचार जो होते हैं, आइडियाज, उसके आधार पे लाना है। ठीक है, वैल्यूज जो होती हैं उनको वैल्यू करना है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो सुप्रीम है, ये सिखाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज डालनी है। उसके दिमाग पे, आइडियाज पे मतलब मेन फोकस करना है। नेचुरलिज्म की बात आती है तो हमें प्रकृति के ऊपर फोकस करना है। रिलीजियस एजुकेशन, यहाँ पे धर्म की जो शिक्षा है वो यूजलेस हो जाती है। सेक्स एजुकेशन को महत्व दिया जाता है क्योंकि वो एक प्राकृतिक चीज है। ठीक है, नेचुरलिस्ट करिकुलम हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द करिकुलम चेंज and on the basis the main subjects to be included in the current curriculum are sports, physical activities, training of sense organs, language, manual work, mathematics, social subjects, natural science, home science, physiology। ये सारे प्राकृतिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चा प्रकृति के बारे में समझता है। प्रैग्मेटिज्म आ जाता है वो जिसके अंदर आप सिर्फ वही सिखाते हो जो यूजफुल है, यूटिलिटी। ठीक है, तो करिकुलम में हम जो भी सब्जेक्ट डाल रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, बच्चे के आज के लिए यूजफुल होने चाहिए। जो भी यूजलेस चीज़ें हैं हटा दो। रियलिज्म, रियलिस्ट थिंकर्स कंसिडर एजुकेशन टू बी अ प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ, असल जिंदगी के लिए तैयार करना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम यानी व्यापक होना चाहिए करिकुलम, सब कुछ कवर करे। इंटीग्रेट कर दो सब्जेक्ट्स को, प्रेजेंट नीड समझाओ बच्चे को, एक्टिविटीज डालो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वही सारी बातें बता देना। फिलोसफिकल थिंकर्स, स्पेंसर के बारे में यहाँ पे लिखा है, केवल एक सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा दे सकता है। रूसो ने इसी बात को इस प्रकार व्यक्त किया है, हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का अंग होना चाहिए, यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है। तो हमारा जो एजुकेशन है इसके अंदर फिलॉसफी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सांख्या हो, वेदांता हो, आइडियलिज्म हो, नेचुरलिज्म हो। बेसिकली ये कह रहे हैं। ठीक है, अब मेरे से बैठा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हो जाता है बेटा मनोवैज्ञानिक, जो दिमाग से रिलेटेड हो। ठीक है, ब्रेन से जो रिलेटेड हो, कॉग्निशन से जो रिलेटेड हो। तो मेच्योरिटी एंड डेवलपमेंट आ जाता है। मेच्योरिटी यानी कि बच्चे के इंटरनल एटीट्यूड, परिपक्वता। मैच्योरिटी क्या होती है, जब आप दूसरों के पॉइंट्स को भी सुनते हो, समझते हो। ठीक है, दूसरे के पीओवी को वैल्यू देते हो, अपना ही पीओवी हमेशा सही नहीं रखते। उम्र के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हासिल करते हो तो आप में मैच्योरिटी आती है। मोटिवेशन, मोटिवेशन हमारे जो चीज़ हमें कोई काम करने के लिए उत्सुक करती है, उत्तेजित करती है। अलग अलग प्रकार के मोटिवेशन होते हैं बेटा, जैसे कि इननेट मोटिवेशन जो अंदर से पैदा होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, प्यार, गुस्सा। ठीक है, एक्वायर्ड मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं जो हम समाज से अर्जित करते हैं। एक पर्सनल मोटिवेशन, जैसे कि मेरे क्या गोल्स होंगे, क्या मेरी आदतें होनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये सीखना है, इस चीज़ में दिलचस्पी लेना। सोशल मोटिवेशन की समाज के अंदर मुझे कैसा बन के रहना है। ओके, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, किसी को प्रेरित करना चाहते हो कैसे करोगे, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू, प्रेज और कंडेमनेशन के थ्रू। किसी की तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, एनकरेज करो, उनको बता दो कि तुम्हारे ये काम करने से ये रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट जानने के बाद भी बच्चा जो है मोटिवेटेड हो जाता है। कंपटीशन कराओ, बच्चों में कॉपरेशन बिठाओ, ज़रूरत बताओ उन्हें उस चीज़ की, अपॉर्चुनिटीज़ दो, इंटरेस्ट पैदा करो। ठीक है,
इंटरेस्ट एंड करिकुलम चेंज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंटरेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक जो अंदर से आता है, हंसना खेलना खाना, दिलचस्पी है मेरी अंदर से, और एक जो हम अर्जित करते हैं जैसे कि अपने काम से, कि भाई मुझे लाइक अ डॉक्टर इज इंटरेस्टेड इन हिज लाइवलीहुड एंड अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन हिज टीचिंग वर्ड। ठीक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम सब अलग अलग हैं, और हम अलग अलग किन कारणों की वजह से हैं, हमारे हेरिडिटरी जीन्स की वजह से, हमारे माँ बाप द्वारा दिया गया वातावरण, जाति, देश, एज, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, हमारी आर्थिक स्थिति, हेल्थ, मेच्योरिटी, मेंटल डेवलपमेंट, हर स्तर पे हम अलग हैं। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डिफरेंसेस, अलग अलग पर्सनालिटी हैं, एम्बीवर्ट है कोई, एक्सट्रोवर्ट है कोई, इंट्रोवर्ट है। ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ गया। इंट्रोवर्ट जो अपने में ही खोए रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट जिनको सब में घुसना होता है, एम्बीवर्ट जो दोनों तरीके के होते हैं कि पहले जान ले इसको फिर इसके साथ खुलेंगे। ठीक है। ये चैप्टर ओवर हो गया आपका। ये आपकी पहली बुक खत्म हो गई। ठीक। नेक्स्ट संडे लेट्स स्टार्ट विद पेपर 2। कौन सी है पेपर 2 हमारी? माता माँ मेरी। पेपर 2, पेपर 2 असेसमेंट। ओके। असेसमेंट वाली तो इजी है, बट इसके अंदर वो हैं बहुत सारे अब वो बार कर दो। मेथड्स वगैरह। चलो नेक्स्ट संडे इसको स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही हैं चीज़ें? पीवाईक्यूज ढूंढती हूँ मैं, पीवाईक्यूज तुम्हें अभी दे दूंगी, लेकिन पीवाईक्यूज बेटा डिस्कस हम तब करेंगे पेपरों के टाइम पे। ठीक है। तुम अपने पीवाईक्यू सॉल्व करके अगर चाहते हो क्वेश्चंस बनाना, नोट्स बनाना उनसे अपने से, तो वो मैं ढूंढ के तुम्हें दे दूंगी। ठीक है।